Hey future doctors, welcome to Dentitionary. Here you will be provided with information for the doctors from the doctors. Today's topic is life cycle of ameloblast from the chapter enamel. So let's start. According to the function of ameloblast, the lifespan of the cells of the inner enamel epithelium can be divided into 6 stages. Note that this is not the formation of enamel, this is the life cycle of ameloblast. Ameloblast are the cells that make up the enamel matrix. So, the enamel formation occurs at the stage of the formative and maturative. So, we will learn about it in the next video. Today, we are only going to learn about the life cycle of ameloblast and the stages occurring in it. The first stage is morphogenic, then organizing, the formative, then maturative, then protective, then desmolytic. So let's start. First of all, morphogenic stage. इसमें ये 4 headings के अंदर आता है. First of all, the inner enamel epithelium interacts with mesenchymal cells. Before the ameloblasts are fully differentiated and produce enamel, they interact with the adjacent mesenchymal cells, determining the shape of the DEJ and the crown. Okay, during this morphogenic stage जो cells होते हैं वो short हो जाते हैं, columnar हो जाते हैं, एक दूसरे के काफ़ी close आ जाते हैं वो. Okay, और almost cell body को fill कर देते हैं, और उनका जो large oval nuclei होता है वो मोस्टली सेल बॉडी को फिल कर देता है. ठीक है, इसी वजह से उसकी शेप भी डिटरमाइन हो जाती है डीजे की. जो गोल्जी अपरेटस है, सेंट्रियोल्स हैं, वो प्रॉक्सिमल एंड्स पे लोकेट हो जाते हैं. उसके बाद जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इवनली डिस्पर्स हो जाता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. ड्यूरिंग दिस डिफ्रेंशिएशन टर्मिनल बार्स अपीयर करते हैं, अपीयरेंस ऑफ द टर्मिनल बार. ओके, देन कॉन्कोमिटेंटली विद द माइग्रेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब साथ में ही माइटोकॉन्ड्रिया का माइग्रेशन हो जाता है टू द बेसल रीजन, नीचे की साइड में. Okay, the terminal bars represents points of close contact between cells. जो terminal bars होते हैं वो इन दोनों के बीच में close contact का sign होते हैं. वो previously ऐसा माना जाता है कि वो previously consist करती थी dense intercellular substances, but जब उसको under light electron microscope देखा जाता है तो it has been found that वो comprise करती है thickening of the opposing cell membranes associated with condensations of the underlying cytoplasm. Okay, the inner enamel epithelium is separated from the connective tissue of the dental papilla by a delicate basal lamina. एक basal lamina की layer आ जाती है जो separate करती है enamel organ और dental papilla को. Okay, then the adjacent pulpal layer is a cell-free zone, narrow, light zone containing free argyrophile fibers and the cytoplasmic processes of the superficial cells of the pulp. जैसा कि आपको मैंने डेवलपमेंट ऑफ टूथ में पढ़ाया था कि किस तरह से IEE यानी कि इनर एनिमल एपिथेलियम और ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस के बीच में एक सेल फ्री जोन आ जाती है जिसमें एर्गायरोफाइल फाइबर्स होते हैं उनके बीच में, जो एक लाइट जोन होती है काफ़ी, ठीक है, और काफ़ी नैरो होती है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द पल्प के. ओके, नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग स्टेज. सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएशन होता है ओडोंटोब्लास्ट का एंड एलोंगेशन ऑफ द IEE सेल्स. इसमें जो IEE सेल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एडजेसेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल्स से, जो डिफरेंशिएट करता है ओडोंटोब्लास्ट में. ये स्टेज करेक्टराइज की जाती है बाय अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द सेल्स ऑफ द इनर एनिमल एपिथेलियम. वो लॉन्गर हो जाते हैं, न्यूक्लियस फ्री जोन्स आ जाती हैं उसमें डिस्टल एंड्स ऑफ द सेल्स पे. उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एज लॉन्ग एज द प्रॉक्सिमल पार्ट्स जो कंटेन करते हैं न्यूक्लियाई को. इस प्रिपरेशन में जो माइग्रेशन होता है सेंट्रियोल्स और गोल्जी अपरेटस का, वो प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल एंड्स की साइड चला जाता है. इसी चेंज को हम लोग रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी मैंने आपको अर्ली बेल स्टेज और बेल स्टेज में पढ़ाया है. ओके, तो न्यूक्लियाई रीच प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ द सेल्स, दिस इज द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. प्रॉक्सिमल मीन्स distal. Okay, then
स्पेशल स्टेनिंग मेथड से ये सब पता चलता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि ये जो ग्रैन्यूल्स हैं वो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाते हैं इस पार्ट ऑफ द सेल में, इसलिए वो इस तरह का दिखते हैं। एट द सेम टाइम जो सेल फ्री जोन होती है बिटवीन द इनर एनिमल एपिथेलियम एंड डेंटल पैपिला वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि एलोंगेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स टुवर्ड्स द पैपिला, ये उसका कारण है। दस जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो अपने आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सेल्स ऑफ द पल्प के, जो डिफ्रेंशिएट करता है ओडोंटोब्लास्ट में एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन। ओके, रिसेंटली जो कुछ रिसर्चेस से पता चला है, प्रीएमिलोब्लास्ट सीक्रेट करता है प्रोटीन्स जो सिमिलर होते हैं एनिमल मैट्रिक्स से, जैसा कि टफ्टेलिन एनामेलिन वो सीक्रेट करता है। फिर ये प्रोटीन्स अपीयर होते हैं एज अ टू बी फैगोसाइटोस्ड बाय डेवलपिंग ओडोंटोब्लास्ट। उसके बाद ये सजेस्ट किया जाता है कि ये प्रोटीन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन में। इस टर्मिनल फेज में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन अकर्स बाय द ओडोंटोब्लास्ट, इसके द्वारा फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन मैट्रिक्स चालू हो जाता है, जिसमें वो न्यूट्रिशन पाता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ दिस टिश्यू। ओके, और डेंटिन फॉर्म होती है, हाउएवर वो फिर कट ऑफ कर देती है अमीलोब्लास्ट के लिए जो न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, वो कट कर देती है। एंड फ्रॉम देन ऑन दे आर सप्लाइड बाय कैपिलरीज दैट सराउंड एंड मे इवन पेनिट्रेट द आउटर एनिमल एपिथेलियम, उनसे उसको फिर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। तो न्यूट्रिशन ऑफ आई कट्स ऑफ, दिस इज द रिवर्सल ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेज, फॉर्मेटिव स्टेज। इसमें अमीलोब्लास्ट एंटर करता है फॉर्मेटिव स्टेज में, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन फॉर्म हो चुकी होती है, और प्रेजेंस ऑफ डेंटिन ऐसा लगता है कि नेसेसरी होती है फॉर द बिगिनिंग ऑफ एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन, just as it was necessary for the epithelial cells to come into close contact with the connective tissue of the pulp during differentiation of the odontoblast and the beginning of dentine formation। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले डेंटिन की एक लेयर फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो जब जो पल्प के कनेक्टिव टिश्यू है उसके साथ कांटेक्ट में आता है, और जब ओडोंटोब्लास्ट डिफरेंशिएट होकर डेंटिन फॉर्मेशन करते हैं, उसी के बाद एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसको एक बेस चाहिए होता है फॉर्मेशन के लिए। जिस तरह से हम लोग कभी भी कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है तो उसके नीचे एक प्रॉपर बेस देते हैं, उसी तरह से। ओके, द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन वन ग्रुप ऑफ सेल्स एंड अनदर इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड हिस्टोडिफरेंशिएशन। म्यूचुअल इंटरेक्शन इन दोनों ग्रुप ऑफ सेल्स और जो अदर फंडामेंटल लॉज है, इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द एनिमल मैट्रिक्स द अमीलोब्लास्ट रिटेन अप्रॉक्सीमेटली द सेम लेंथ एंड अरेंजमेंट। तब तक उसका कोई शेप चेंज नहीं होती है, सेम लेंथ और अरेंजमेंट होती है मोस्टली उसकी। और चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन्स आर रिलेटेड टू द इनिशिएशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ एनिमल मैट्रिक्स। चेंजेस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन या उनके जो नंबर होता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के और इंक्लूजन्स के, वो रिलेट होता है डायरेक्टली टू द इनिशिएशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ एनिमल मैट्रिक्स। वो कुछ प्रोटीन्स सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर, फिर फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन के ऊपर। ओके, इसमें द अर्लीस्ट अपेरेंट चेंज क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ ब्लंट सेल प्रोसेसेस ऑन द अमीलोब्लास्ट सर्फेसेस which penetrate the basal lamina and enter the प्रीडेंटिन। ये बेसल लमाइन को पेनेट्रेट करते हैं और सीधे प्रीडेंटिन में एंटर कर जाते हैं, जो ये ब्लंट सेल प्रोसेसेस है अमीलोब्लास्ट के ऊपर। उसके बाद आती है हमारी मैच्योरेटिव स्टेज। इसमें फर्स्ट है एनिमल मैट्रिक्स थिकनेस रीच्ड। सबसे पहले इसमें जो एनिमल मैच्योरेशन हो जाता है, फुली मिनरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द थिकनेस जो है एनिमल मैट्रिक्स की वो फॉर्म हो चुकी होती है ऑक्लूजल या इंसाइजल एरिया में। उसके बाद जो इंसाइजल पार्ट्स ऑफ द क्राउन होते हैं, एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन उसमें अभी भी चल रहा होता है, ठीक है। ड्यूरिंग एनिमल मैच्योरेशन जो अमीलोब्लास्ट होते हैं वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाते हैं लेंथ में और क्लोजली अटैच्ड हो जाते हैं एनिमल मैट्रिक्स से, ठीक है। द सेल्स ऑफ द स्ट्रेटम इंटरमीडियम लूज द क्यूबॉइडल शेप एंड रेगुलर अरेंजमेंट एंड अज्यूम स्पिंडल शेप। वो छोटे हो जाते हैं, अपना क्यूबॉइडल शेप लूज कर देते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट में चले जाते हैं
और एक स्पिंडल शेप अज्यूम कर लेते हैं, रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द अम्यूलोब्लास्ट एंड देन द स्ट्रेटम इंटरमीडियम टर्न स्पिंडल शेप. It is certain that the amyloblast also play a very important part in the maturation of the enamel. During maturation जो amyloblast होता है डिस्प्ले करता है microvilli at the distal extremities and cytoplasmic vacuoles containing material resembling enamel matrix are present. These structures indicate an absorptive function of these cells. इसमें क्या समझाया जा रहा है कि जो एमिलोब्लास्ट डिस्प्ले करती है माइक्रोविलाइज को उनके डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ पे और साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स जो कंटेन करते हैं मटेरियल जो रिजेंबल करता है एनिमल मैट्रिक्स. माइक्रोविलाई और एमिलोब्लास्ट अपीयर फॉर मैट्रिक्स फॉर्मेशन, वो उसमें हेल्प करता है. उसके बाद ये स्ट्रक्चर इंडिकेट करते हैं एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ दीज सेल्स. एब्जॉर्प्शन टाइप होता है, फिर उसमें क्रिस्टल ग्रोथ शुरू हो जाती है. फिर आते हैं प्रोटेक्टिव स्टेज. ओके, इसमें कैल्सिफिकेशन मैच्योरेशन होता है टोटल क्राउन एनिमल का. इसमें वो एनिमल फुली डेवलप हो जाती है और फुली कैल्सिफाइड हो जाती है. अम्यूलोब्लास्ट सीज टू बी अरेंज्ड इन अ वेल डिफाइंड लेयर and can no longer be differentiated from the cells of the stratum intermedium and the outer enamel epithelium. वो अब डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते हैं स्ट्रेटम इंटरमीडियम और OEE में. These cell layers then form a stratified epithelial covering on the enamel. ये एनिमल की स्ट्रेटिफाइड कवरिंग बनाते हैं, उसको हम रिड्यूस्ड एनिमल एपिथेलियम कहते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं. ये भी मैंने पढ़ा है. द protecting the mature enamel by separating it from the connective tissue until the tooth erupts. अगर connective tissue comes in contact with the enamel, anomalies develop हो सकती हैं. तो under such conditions जो enamel है वो may be resorbed or covered by a layer of cementum, जिसके ना हो अगर वो नहीं होना चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मेशन होता है REE का जो उसको प्रोटेक्ट करती है टिल टूथ eruption. ड्यूरिंग दिस फेज जो लाइफ साइकिल ऑफ एमिलोब्लास्ट है, द एपिथेलियल एनिमल ऑर्गन मे रिट्रैक्ट फ्रॉम द सर्वाइकल एज ऑफ द एनिमल, और जो एडजेसेंट मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, करते हैं एफरेबुलर सीमेंटम को एनिमल सरफेस पे. ये इसके एनोमैलीज हैं. उसके बाद डेस्मोलाइटिक स्टेज में चलते हैं. जो रिड्यूस्ड एनिमल एपिथेलियम है वो सीक्रेट प्रोलिफरेट करता है और सीम्स टू इंड्यूस एट्रोफी of the connective tissues, separating it from the oral epithelium so that the fusion of the two epithelium can occur. उनका फ्यूजन हो सके ताकि बीच में कोई एनोमैली ना आए. तो रिड्यूस्ड एनिमल एपिथेलियम एंजाइम सीक्रेट करता है दैट कॉजेस लाइसिस ऑफ ओवरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, सो देयर इज नो एनोमैलीज एंड नो डिसरप्शन और डिसडायरेक्शन इन द इरप्शन ऑफ द टूथ. It is probable that the epithelial cell elaborates enzymes that are able to destroy connective tissue fibers by desmolysis. Okay, जो फिर REE और ओरल एपिथेलियम मिला के उनका यूनियन होता है, जो सेंटर पार्ट होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और टूथ इरप्ट होता है. यानी कि प्रीमेच्योर डिजनरेशन होता है उसमें रिड्यूस्ड एनिमल एपिथेलियम का और मे प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ टूथ. ये उसकी एक एनोमैली है कि अगर REE हट जाएगा तो टूथ इरप्ट नहीं होगा. Okay, so that's all for today. Thank you so much. I hope you found this video useful. If you want the PPT, follow the link below. If you like the video, please like the video and subscribe our channel for more. And if you have any queries or doubt about this topic, please comment down below. We'll try to solve it as soon as possible. Thank you so much.